हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पेशली बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनको केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और जिनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम लोग एक सीरीज़ चलाने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज़। तो उसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, पिछले साल आए हुए हैं या फिर उससे पहले आए हुए हैं, या फिर जिनके आने की थोड़ी बहुत आशंका है। तो उन क्वेश्चंस को लेकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए, लेकिन इनका मैं हिंदी में मीनिंग भी बताते हुए चलूंगा और साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको 2 घंटे में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाए, ये भी हम देखेंगे। तो ये सब बातों को अगर जानना है, अच्छे से रिवाइज करना है, आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में एग्जाम में पूछा भी गया है एक आध बार। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिगनार्ड रिएजेंट RMgX reacts with SiCl4 to give compound X, then X is। यहाँ पर ये कह रहा है कि गिगनार्ड रिएजेंट अगर रिएक्ट करता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ SiCl4 के साथ में, तो एक कंपाउंड X बनता है। तो उस X कंपाउंड का हमें नाम बताना है। देखिए बहुत इजी रिएक्शन है, RMgX है। Si की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या कीजिए, SiCl4 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक। इसके साथ में हमें 4 मॉलिक्यूल RMgX के जरूरत पड़ेगी। तो 4RMgX, ठीक। तो ये जो MgX है यहाँ से, और इसमें होता क्या है, गिगनार्ड रिएजेंट के अंदर जो R है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और ये जो पूरा पार्ट है MgX इस पर रहता है नेगेटिव। तो रिएक्शन के अंदर ये अलग जाता है MgX और R ग्रुप अलग जाता है, वो माइनस चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीसीज होगी उस पर अटैक करेगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज्यादा है, तो क्लोरीन पे रहना है नेगेटिव और सिलिकॉन पे रहना है पॉजिटिव। यहाँ पे जो R ग्रुप है इस पे नेगेटिव और पूरे MgX पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये MgX वाला जो पार्ट है वो Cl के साथ में जुड़ेगा, 4 पार्ट, इस तरह से 4R Si के साथ जुड़ेंगे। तो अब तक पता चल गया होगा कि आंसर क्या रहना है हमारा। तो 4 तो R रहेंगे और R को हम नीचे लिख देंगे R4 और साथ में Si प्लस 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर MgX और Cl के हमको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या रहना है हमारा, फर्स्ट आंसर R4 Si। ओके, जितने भी हैलोजेंस हैं उन सबको हमें रिमूव कर देना है, चाहे वो 2 हो या फिर 4 हो, MgX के द्वारा। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ये भी काफी इजी है। What is the final product P for given reaction? हमें रिएक्शन दी हुई है और इसमें पूछ रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो अंतिम उत्पाद P है, वो क्या होगा। देखिए जरा इस रिएक्शन को देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पर है कीटोन जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है, CH3COCH3। अब इसकी रिएक्शन हम CH3 Li से करा रहे हैं, जिसको मिथाइल लिथियम बोलते हैं। तो वही प्लस माइनस वाला चक्कर लगाते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा है क्योंकि लिथियम एक मेटल है, तो मेटल पे रहता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर इस कार्बन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो प्लस को माइनस के साथ में जोड़िए और माइनस को प्लस के साथ। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है और कार्बन भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जैसे इससे जुड़ेगा 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो किसी एक बॉन्ड का टूटना पड़ेगा। यहाँ पर एक पाई है और एक सिग्मा है, सिग्मा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और पाई थोड़ा सा वीक है, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पर कंप्लीटली माइनस चार्ज हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जैसे इससे जुड़ेगा तुरंत इस पर नेगेटिव चार्ज पूरा आ जाएगा और तुरंत इससे Li प्लस जाकर जुड़ जाएगा। तो इधर बनेगा क्या, देखिए ये CH3 फिर C और इधर इसका अपना खुद का CH3, एक CH3 हम इसमें नीचे जोड़ दिए हैं, तो इधर CH3 और ऊपर OLi। ठीक, यहां तक है समझ में। देखिए यहाँ पर CH3 इसके पास में पहले से तो दोनों, ये वाला CH3 हमने जोड़ दिया, ऑक्सीजन अभी बचा हुआ था तो ऑक्सीजन के साथ में लिथियम को जोड़ दिया है। अब इसको क्या कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो रिएक्शन के अंदर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है H+H2O या फिर H3O पॉजिटिव, ठीक, या फिर सिंपली H2O भी लिखा हुआ मिला है तो भी रिएक्शन वही रहनी है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे
ऑक्सीजन पे माइनस और लिथियम पे प्लस होता है। अब H2O जब टूटता है तो H2O इस तरह से टूटता है कुछ H प्लस में और OH माइनस में, भाई H प्लस इस तरह से टूटेगा। अब हमें ये पता है कि प्लस वाली चीज माइनस से जुड़ेगी और माइनस वाली प्लस से जुड़ेगी। तो ऑक्सीजन पे माइनस है तो माइनस इस H प्लस के साथ में जुड़ेगा, और लिथियम पे प्लस है तो ये OH माइनस के साथ जुड़ेगा। तो हम यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे इधर से। तो इस ऑक्सीजन के हिस्से में H आएगा और लिथियम के हिस्से में OH आएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, CH3COH CH3 और प्लस LiOH। तो ये बना, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारा आंसर कौन सा रहना है इसमें, आंसर नंबर सी रहना। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उन सभी में इस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो वहां पर बनेगा वो हमारा वही रहना है। जैसे यहाँ पर अगर हम H लेते हैं और यहाँ भी H अगर रहता है तो फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। अगर यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CO और यहाँ पे H होता है यानी कि एसिटाल्डिहाइड, तो वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। और कीटोन के केस में टर्शरी, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी, एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब चाहे उसकी रिएक्शन आप एल्काइल लिथियम से कराइए या फिर गेगनार्ड रिएजेंट से। चलिए इनको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें बताने कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ होगा वो कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन दी हुई है इसको नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। 4 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण या एसाइलेशन। तो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर ऐसा होता है कुछ, जो H2SO4 है वो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है। HNO3 है यहाँ पे, तो इन दोनों के मिलने से बनता है एक तो HSO4 नेगेटिव और एक बनता है NO2 पॉजिटिव, और एक यहाँ पे बनता है वाटर का मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनमें से पॉजिटिव चार्ज आ किस पे रहा है, इस NO2 पे। ठीक, यहाँ से ना देखकर हम यहाँ से देख के भी तो बता सकते हैं NO2, और यहाँ पे प्लस वाली चीज ही जुड़नी है तो NO2 पे प्लस रहा होगा तभी वो इससे जुड़ा होगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ये होगा, नाइट्रोसोनियम आयन, NO2 1 पॉजिटिव। ठीक, इसके साथ में चारों जो रिएक्शन के अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल है मैं उनको लिखवा देता हूँ, उनका ध्यान रखना। जैसे कि हैलोजिनेशन में हम हैलोजनीकरण कराते हैं, हैलोजन जोड़ते हैं। तो हैलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल का टैग होता है वो होता है X पॉजिटिव। यहाँ पर X कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। दूसरा नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में जो ग्रुप जोड़ा जाता है वो होता है नाइट्रोसोनियम आयन, दैट इज NO2 1 पॉजिटिव। तीसरा सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में जो ग्रुप जोड़ा जाता है वो होता है SO3, ना कि SO3H। हाँ, जो बेंजीन पे जुड़ेगा वो SO3H ही होता है, लेकिन जो अटैक करता है बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल वो SO3 होता है। और इसके अलावा एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो उसके अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो अटैक करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनियम आयन। ठीक, तो इन चार को ध्यान रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी हुई है और इसका इन चारों में से प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा होगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि यहाँ पर SO3H है और यहाँ पे NNH2 है, तो यहाँ पे Na पे प्लस और NH2 पे माइनस रहा होगा। तो ये SO3H को हटा के NH2 अगर हम जोड़ दें तो इसके साथ में ये मैच कर रहा है, और ऑप्शन भी यही है। कैसे देखते, एक्चुअली यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है, इन्होंने एक स्टेप में दे रखा है। देखिए पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन KOH या NaOH से कराते हैं। मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन कराई इसके साथ KOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, K पे प्लस और OH पे माइनस, तो ये OH माइनस और यहाँ से H प्लस निकलेगा, H2O बना देगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O, और ये बचा रह जाएगा यहाँ पर ऊपर SO3
के, ये बचा रह गया। ठीक, के ले लीजिए या फिर एन ए ले लीजिए। चलिए एन ए लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एन ए ही दिया हुआ है, तो एन ए ही ले लेते हैं। यहाँ पर एन ए और यहाँ पे भी एन ए। अब इसकी हमने रिएक्शन कराई NaNH2 से, NaNH2, तो यहाँ से क्या निकालेगा, Na2SO3 यहाँ से निकल जाता है, Na2SO3। इस NaNH2 को बोलते हैं सोडा माइट। तो Na2SO3 यहाँ से निकल गया और बचा क्या रह गया, NH2 ग्रुप जो कि इस बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा एनिलीन। तो ऑप्शन है हमारा जो सही है, दैट इज ऑप्शन बी। ओके बच्चों, इनको नोट कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। इनमें से कौन सा कंपाउंड डायल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देगा, सॉरी डायल्स एल्डर रिएक्शन शो करेगा। ये है फ्यूरेन, इसको बोलते हैं पायरोल, ये थायोफिन, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए बच्चों, डायल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 2 डबल बॉन्ड हो और उसकी रिएक्शन किसी दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ कराई जाती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर थोड़ा कम होता है, वो डायल्स एल्डर रिएक्शन आसानी से दे देते हैं। तो फ्यूरेन जो होता है वो आसानी से डायल्स एल्डर रिएक्शन दे देगा, फ्यूरेन आसानी से डायल्स एल्डर रिएक्शन दे देगा। ऐसा नहीं कि पायरोल और थायोफिन नहीं दे पाएंगे, ये भी दे सकते हैं एक बार को, लेकिन फ्यूरेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये कम देंगे। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ दिस भी है जहां पर फ्यूरेन भी है, पायरोल भी है, थायोफिन भी है, तो वहां पे आपको फ्यूरेन लगाकर आना है। एक क्वेश्चन इसका और देखेंगे जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर उनमें यहाँ पर लिखा होता है पिरिडीन कि कौन सा कंपाउंड डायल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देगा। वहां पर ये 3 ऑप्शन होंगे और साथ में चौथे ऑप्शन में पिरिडीन लिखा होगा। तो पिरिडीन जो होता है वो डायल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देता है। ठीक, तो वहां पर आपको पिरिडीन को लगाना है, और इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो वहां पे फ्यूरेन को लगा के आना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पायरोल रिंग इज। जो पायरोल रिंग है ये, इसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखिए बच्चों, जितने भी ये 5 मेंबर्ड रिंग वाले कंपाउंड है इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इन सभी के अंदर जो हेट्रो एटम है, यानी कि नाइट्रोजन हो, चाहे वो सल्फर हो या फिर ऑक्सीजन हो, सभी में जो यहाँ पे हेट्रो एटम जुड़ रहा है सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्योंकि अगर ये sp2 नहीं होगा तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड्स है, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसका भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज करते रहते हैं इसको एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए दिख तो रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअल में होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक वाले, उन सभी के अंदर यही सिस्टम होगा। सभी के अंदर जो हेट्रो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, सभी के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली पाए जाएंगे 5 मेंबर्ड रिंग वाले। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि sp2। ओके, इसको नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ पिरिडीन, कि पिरिडीन का जब नाइट्रीकरण हम कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रीकरण में क्या कराते हैं, NO2 ग्रुप को ऐड कराया जाता है। तो यहाँ पर NO2 इधर जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा, भाई इसमें से सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे SO3H जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन तब आता है जब यहाँ पे सल्फोनेशन लिखा होगा। अब वो नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो सी तो किसी भी हाल में होगा नहीं, तो सी को हटाइए। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑल ऑफ दीज कह रहा है, तो सारे कंपाउंड तो बनेंगे नहीं, कोई एक ही बनेगा। तो हम बचे सिर्फ ए और बी के साथ। ठीक, तो इन ए या बी में से कोई एक आंसर लेना है। चलिए, तो जो पिरिडीन है इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए जरा। पिरिडीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, इसमें ये वाली जो पोजीशन है इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा कहते हैं। ऐसे यहाँ पे अल्फा, बीटा और ये गामा, ये 6 मेंबर कंपाउंड है। तो 6 मेंबर कंपाउंड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बीटा पोजीशन है उस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अच्छा होगा, तो ये ज्यादा फेवरेबल है, फेवरेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक।
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक, यानी कि जिस भी इलेक्ट्रोफाइल को आपको जोड़ना है pyridine पर, वो अल्फा या गामा पे नहीं बल्कि बीटा पे जोड़ोगे। हाँ, अगर बाई चांस को बीटा पहले से ऑक्यूपाइड है फिर अल्फा या गामा पे जोड़ा जा सकता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बीटा पोजीशन एकदम फ्री है, तो बीटा पर यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल जो है pyridine में वो बीटा पोजीशन पे जाकर जुड़ता है। और जो 5 मेंबर्ड रिंग वाले कंपाउंड है जैसे पायरोल हो गया या फ्यूरेन हो गया या फिर थाइफिन हो गया, तो उनमें यहाँ पे अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो 5 मेंबर्ड वाले में आपको ध्यान रखना है कि अल्फा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अच्छा माना जाएगा। ओके, 5 मेंबर्ड वालों में इलेक्ट्रोफाइल को आपको अल्फा पे जोड़ना है और 6 मेंबर्ड वालों में आपको इलेक्ट्रोफाइल को बीटा पोजीशन पे जोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर ड्रग्स आर डेरिवेटिव। सल्फा औषधियां जो होती है वो किसके व्युत्पन्न है, यानी कि किनके द्वारा बनाई जाती है। क्विनाइन, क्विनाइन जो होती है ये मलेरिया वगैरह में दी जाती है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। सल्फेनिलमाइड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3, सल्फेनिलमाइड। इसी की हेल्प से सल्फा pyridine, सल्फा थायाजोल या सल्फा गुआनिडीन ये सब दवाइयां बनाई जाती हैं, जिनको कंबाइन करके सल्फर ड्रग्स कहते हैं। तो सल्फेनिलमाइड जो है इसकी स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं। इसमें क्या करना है, NH2 लगाना है ऊपर और नीचे की तरफ SO2 NH2। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसी को बोलते हैं सल्फेनिलमाइड, और इसी की हेल्प से अलग अलग प्रकार की सल्फर ड्रग्स बनाई जाती है। इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को। तो कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामीन टी इज। देखिए क्लोरामीन टी जो होता है एक एंटीसेप्टिक है, प्रतिरोधी की तरह वो काम करती है। तो क्लोरामीन टी जो है उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए ये तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं पहले उन ऑप्शन को हटा देते हैं जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। फिर हमारे पास में ऑप्शन जो होते हैं वो थोड़े कम ही बचते हैं, तो वहां से सही ऑप्शन को छांटना थोड़ा ईजी हो जाता है और हमारे सही क्वेश्चन पर टिक लगाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले उन क्वेश्चन को हटाइए, ऑप्शन को हटाइए जो कि हो ही नहीं सकते हैं। भाई मैथेन है तो ये क्लोरामीन टी तो है ही नहीं, इसको हटाइए। ये एथेन का फॉर्मूला है, ये भी नहीं है, तो बचा ए और डी। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लोरामीन टी। एक डाई क्लोरामीन टी भी होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर Na की जगह एक और Cl लगा होता है, तो उसको डाई क्लोरामीन टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, PABA की फुल फॉर्म बतानी है हमें कि ये किस नाम से जाना जाता है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा एसिड बेंजोइक अमीनो, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिटेट या नन ऑफ दी अबव। ओके, तो इसमें से छाटते हैं। PAB इसका फुल फॉर्म होती है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और हमारे ब्रेन के अंदर या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। तो PABA को ध्यान रखना है आपको, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक, PABA सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, तो आगे भी वो लेक्चर में लाने वाला हूँ। तो अभी तो फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम निकाल के मैं इनऑर्गेनिक या फिजिकल के भी बनाऊंगा। तो फिलहाल आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।